आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बातचीत बंद आशीष। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हेडिंग दे इशू ऑफ बोनस शेयर्स। इशू ऑफ बोनस शेयर्स। इंद्र, अंदर आवाज आ रहा है, देखो ना, बंद करो उसको। फाइव मार्क्स तक का एग्जाम में आ सकता है। अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड अ वेरी स्मॉल चैप्टर। आज स्टार्ट होगा, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अब जितने भी चैप्टर सारे छोटे छोटे चैप्टर है, एक वीक में स्टार्ट होके उसी वीक में कंप्लीट हो जाएंगे। डन। फॉर द नेक्स्ट 3 चैप्टर्स ऐसे ही चैप्टर्स चलेगा, ठीक है। इशू ऑफ बोनस शेयर चैप्टर का नाम। आप क्या बोनस शेयर्स के बारे में कुछ जानते हैं? बोनस शेयर्स किसको बोलते हैं? क्या होता है बोनस शेयर्स? वेरी गुड। बच्चे ने बोला सर, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, द फर्स्ट वर्ड विच इज इंपॉर्टेंट इज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करेगी। नॉर्मली जब हम लोग शेयर इशू करते हैं, अपने पहला चैप्टर पढ़े शेयर इशू, वहां पे हमने बोला कंपनी शेयर इशू करती है बिजनेस में फंड्स लाने के लिए ताकि बिजनेस चला सके। यहां पे बच्चे ने बोला सर, जब अब शेयर इशू होगा ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, ये शेयर इशू होगा विदाउट एनी कंसीडरेशन। विदाउट एनी कंसीडरेशन मतलब फ्री में हम लोग शेयर्स देंगे। मान लो कंपनी है टीसीएस। अब जानते हैं टीसीएस को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, रिलायंस से भी ऊपर चली जाती है बहुत बार और शायद अभी भी नंबर 1 पे है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का हम शेयर होल्डर है, मैंने उनके शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने बोला कि हम बोनस इशू करेंगे। जैसे ही कंपनी बोनस इशू अनाउंस करती है, बोनस इशू डिक्लेयर करती है ना, इसका मतलब ये होता है हम जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है कंपनी के, हमको टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से अब नया शेयर्स और मिलेगा। ये नया शेयर लेने के लिए हमको कोई कैश देने का जरूरत नहीं है। कंपनी एज एन इंसेंटिव हमको शेयर्स इशू कर रही है। जैसे हम लोग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी भी अपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है टाइम टू टाइम। नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में क्या होता था, जितना प्रॉफिट कमाई होता था हम लोग उसी समय बांट देते थे। जो भी नेट प्रॉफिट आता था कैपिटल में ऐड कर देते थे, और अगर पार्टनरशिप बिजनेस होता तो पीएल अप्रोप्रिएशन में जाके उस प्रॉफिट को डिवाइड कर देते थे। कंपनी में ना इस तरीके से काम नहीं होता है। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को बोला जाता है, वहां पर बिजनेस और ओनर दोनों सेम है, वहां पर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी बिजनेस की नहीं है। बट कंपनी के केस में द कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर्स। तो कंपनी और ओनर्स क्योंकि सेम नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट इस तरीके से नहीं होता कि प्रॉफिट कमाया सारे शेयर होल्डर्स के अकाउंट में डाल दो। कंपनी का जो भी प्रॉफिट कमाई होता है कंपनी टाइम टू टाइम डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बेसिक तरीका होता है डिविडेंड पेमेंट करना। क्या पेमेंट करना? डिविडेंड पेमेंट करना कैसे होता है? कंपनी कैश के रूप में अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर को बांटती है। दूसरा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिविडेंड नहीं देके कंपनी बोनस शेयर्स देती है अपने शेयर होल्डर्स को। कंपनी शेयर होल्डर को बोलती है यू आर अवर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, हम आपको कुछ नया शेयर और इशू करेंगे, बट इस नए शेयर के लिए आपसे कोई कंसीडरेशन नहीं लिया जाएगा, हम अपने रिजर्व से आपको ये नया शेयर्स फ्री में इशू करेंगे। इस पद्धति को बोलते हैं इशू ऑफ बोनस शेयर्स। पहले बताइए बोनस शेयर मतलब समझ में आया? तो बोनस शेयर इशू होना नंबर 1 क्यों? Because it acts as an incentive to shareholders. Number 2, बोनस शेयर इशू होने से कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आएगा। कंपनी अपने रिजर्व्स को यूज करके उससे कंपनी नया शेयर्स इशू करेगी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। क्योंकि यहां से रिजर्व से शेयर इशू किया जा रहा है या रिजर्व से शेयर कैपिटल क्रिएट हो रहा है, बोनस इशू को एक नाम दिया गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। क्या नाम दिया गया? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। तो अगर बोनस इशू को शॉर्ट में लिखूं, आपको नहीं लिखना है, शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स, बोलो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विदाउट कंसीडरेशन।
हिंदी में बोले तो फ्री में शेयर इश्यू करना, और ये जो शेयर इश्यू होगा ये कहां से इश्यू होगा? रिजर्व से इश्यू होगा। इसीलिए बोनस शेयर का दूसरा नाम पड़ गया कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। कंपनीज एक्ट में बोनस शेयर के बारे में एक पूरा सेक्शन दिया गया। सेक्शन का नंबर है सेक्शन 63। कौन सा सेक्शन? 63। इस चैप्टर में हम लोग को सबसे पहले ये सेक्शन 63 समझना है और उसके बाद बोनस इश्यू की अकाउंटिंग सीखनी है। बट पहले आपको बोनस इश्यू होता क्या है वो समझ में आया? अगर मैं डायग्राम वाइज रिप्रेजेंट करूं, एक बार देख, कंपनी, सामने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, कंपनी इसको क्या इश्यू करेगी? इश्यूज शेयर्स। नॉर्मली क्या होता है, ये कंपनी को क्या पेमेंट करता है? कंसीडरेशन। बट बोनस इश्यू में ऐसा कोई कंसीडरेशन नहीं होगा, मतलब खाली वन वे ट्रैफिक होगा। कंपनी शेयर इश्यू करेगी, शेयर होल्डर की तरफ से कुछ भी आने वाला नहीं है। अगर कंपनी के बारे में पूछो, कंपनी का अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूछो तो उस पे क्या इफेक्ट होता है पता है? बोनस देने से रिजर्व्स जो है, कंपनी का रिजर्व्स कम हो जाएगा, क्योंकि कंपनी रिजर्व से बोनस इश्यू कर रही है, और कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जब नया शेयर इश्यू किया जाएगा तो द शेयर कैपिटल विल इंक्रीज। इधर शेयर होल्डर के हाथ में बोलो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसने जो शेयर खरीद रखा था उसके ऊपर उसे और शेयर दिए गए कंपनी द्वारा। बट उसका एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? एडिशनल इन्वेस्टमेंट बोलो कितना रुपया देना होगा? 0, क्योंकि उसको कोई पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट ये दिखेगा और शेयर होल्डर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इफेक्ट ये दिखेगा। सुनना, तेरा सिलेबस ऐसे कंपनी अकाउंट्स है, बट तुमको पता है ये जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, हर ट्रांजैक्शन में 2 जन तो मिनिमम इन्वॉल्व होगा। हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स भी सीखे, वहां पर भी 2 पार्टी था, एक कंपनी और एक शेयर होल्डर या पब्लिक। अब कंपनी का अकाउंटिंग तुमने सीख लिया कि शेयर कैपिटल बोल के एक लायबिलिटी आ जाएगा। शेयर होल्डर के बारे में सोचो ना, शेयर होल्डर इसको कैसे दिखाता होगा? जब आप किसी शेयर्स में पैसा लगाते हैं कंपनी के, आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बोलिए। अरे मैंने रिलायंस, हाँ बोलिए, क्या बोले आप? इन्वेस्टमेंट बोल के रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग जब भी कहीं पैसा लगाते हैं जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है टू अर्न रिटर्न, शेयर में पैसा क्यों लगाते हैं? डिविडेंड वगैरह कमाएंगे, बेचेंगे तो प्रॉफिट वगैरह होगा। जब मेरा माथे में रहता है इंटेंशन कि मैं रिटर्न कमाने के लिए पैसा लगा रहा हूं, तो वो एसेट मेरे लिए कौन सा एसेट होता है? इन्वेस्टमेंट। मैं जब भी पैसे लगाता हूं मैं एंट्री करता हूं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने पेमेंट करके शेयर्स खरीदा है। बोनस के केस में ऐसा कोई एंट्री नहीं होगा, बताओ क्यों? क्योंकि पैसा तो लग ही नहीं रहा है, खाली नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा, अलग से कोई अकाउंटिंग करने की जरूरत। ये वाला तुम्हारा सिलेबस है, बट ये वाला भी समझो, नहीं तो कभी भी स्टोरी बोथ साइडेड क्लियर नहीं होगा। हमेशा तुमको अधूरा अधूरा लगेगा कि ये तो हो गया, ये क्या करेगा? क्योंकि कल जाके तुम भी पैसा कमाओगे कि तो तुम भी पैसा इन्वेस्ट करोगे। अब तुम जब पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उस समय तुमको अपने बुक्स में भी तो अकाउंटिंग करना होगा। जब भी आप पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, आप क्या बोल के लिखोगे उसको? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने का जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले बोलिए पॉइंट नंबर 1 बोनस शेयर किसको बोलते हैं, और पॉइंट नंबर 2 बोनस शेयर्स का ट्रांजैक्शन किस तरीके से काम करता है। दोनों बात क्लियर है? लिखे कॉपी में। दीदी आगे आ जाए ना, सबको बैठने देना, क्या दिक्कत है? इतना जगह पड़ा है, वहां बैठ जाइए, यहां बैठ जाइए, पूरा खाली खाली पड़ा है। बैकअप में ज्यादा बच्चे आते हैं। लिखे पॉइंट नंबर 1 बोनस शेयर्स are shares issued by a company to its existing shareholders ब्रैकेट में generally equity to its existing shareholders generally equity
प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग बोनस नहीं देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसे शेयर होल्डर है जो हर साल मांगने आ जाते हैं, बोलो क्या, डिविडेंड। जब वो लोग मांगने आ ही जाते हैं तो उनको नया कुछ देने का इच्छा नहीं रहता। इक्विटी वाले ऐसे जो शांति से बैठे रहते हैं, बोला जब देगा छप्पड़ फाड़ के देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। तो क्योंकि वो पेशेंटली वेट करते हैं, उनको जो जो चीज हमारे प्रॉफिट से निकल सकता है हम लोग वो सब देते हैं। प्रेफरेंस को जनरली बोनस दिया नहीं जाता। ब्रैकेट क्लोज, जनरली इक्विटी, ब्रैकेट क्लोज। शेयर इश्यूड बाय a company to its existing shareholders, आगे लिखो, विदाउट कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन, out of its reserves, without consideration, out of its reserves, out of its reserves, full stop. Point number 2, bonus shares are also known as, bonus shares are also known as capitalization of reserves, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। मतलब रिजर्व्स को कन्वर्ट करके क्या बनाने वाले हैं, कैपिटल। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, ये बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है ये वाला वर्ड, ठीक है। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर 3 लिखो, ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर, ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर, ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर, ये वाला डायग्राम बनाएंगे आप। ये नीचे वाला भी बात लिखेंगे, अकाउंटिंग में बहुत हेल्प करेगा आपको। ये वाला साइन डिक्रीज और ये वाला साइन इंक्रीज। पहला पॉइंट पढ़ा, बोनस किसको बोलते हैं, मैंने बोला जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर इशू करता है। दूसरा पॉइंट, बोनस का दूसरा नाम कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। तीसरा पॉइंट, बोनस इश्यू में होगा क्या, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स इशू करेगी, शेयर होल्डर से कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं होगा। इसका फाइनल इफेक्ट क्या होगा, कंपनी के बुक्स में रिजर्व्स कम होगा, शेयर कैपिटल बढ़ेगा, शेयर होल्डर के हाथ में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा बट एडिशनल इन्वेस्टमेंट 0। यहां तक बात ठीक है। आप एक छोटा सा बात डिस्कस करता हूं बिफोर आई गो टू द मेन पार्ट, सेक्शन 63। कंपनी ये बोनस इशू करती क्यों है? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस बिफोर स्टडिंग एनीथिंग इज व्हाई, कि हम ये जो बोनस पढ़ने जा रहे हैं, कंपनी ये बोनस शेयर इशू ही क्यों करती है। अब ये पॉइंट जो है ना, रीजंस फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर, ये बहुत बार क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है। सीएस में तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कंपनी बोनस शेयर इशू कर रहा है, उसका एक रीजन देगा, अब तुमसे पूछेगा वो रीजन सही है या नहीं है, उस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है। सीएमए में भी एक लास्ट क्वेश्चन आता है, हमने देखा था शॉर्ट नोट्स में, वहां पे तुमको बोलेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बोनस इशू या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रीजंस फॉर बोनस इशू। तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। दिस रीजंस फॉर बोनस इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, कि कंपनी रियल लाइफ में बोनस देता भी है या नहीं, एंड नंबर 2 देता है तो क्यों देता है बोनस। Done? Reasons for bonus issue, point number 4.
आप बताइए, अभी तक की पढ़ाई में मैंने आपको कुछ रीजंस बता दिए हैं। बोनस शेयर अगर शेयर होल्डर को मिलेगा तो उसको अच्छा लगेगा, हाँ या ना? बिना कुछ दिए नया शेयर मिल गया, हाँ या ना? तो पहला रीजन हो गया इंसेंटिव टू शेयर होल्डर, कि भैया शेयर होल्डर को खुश करना है, टाइम टू टाइम उसका ख्याल रखना है, तो हमने उसको बोनस शेयर इशू किया। दूसरा, जिस तरीके से हम लोग डिविडेंड में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बोनस शेयर भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका है। तो जब कंपनी के पास बहुत सारे रिजर्व्स हो जाते हैं तो कंपनी उससे बोनस इशू करता है, बोनस शेयर्स इशू करता है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। बोनस और डिविडेंड में फर्क क्या है पता है? बोनस भी प्रॉफिट से दिया जाता है, डिविडेंड भी प्रॉफिट से दिया जाता है। डिविडेंड में कंपनी को कैश देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? कैश। जब भी आप डिविडेंड का सेक्शन पढ़ोगे, सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट, आपको दिखाई देगा, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड कैन ओनली बी पेड इन कैश एंड बैंकिंग चैनल्स, और कहीं से उसका पेमेंट नहीं हो सकता। बट बोनस शेयर जब कंपनी इश्यू करता है तो कंपनी को क्या देना पड़ता है? शेयर्स देना पड़ता है। तो डिविडेंड के अगेंस्ट बोनस शेयर में फायदा क्या है पता है? मान लो एक कंपनी है दैट हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व्स बट दैट हैज नो लिक्विडिटी, कैश नहीं है। तो अगर मेरे पास रिजर्व्स है बट कैश नहीं है, मैं डिविडेंड चाहकर भी नहीं दे सकता, क्योंकि रिजर्व्स होने से ही नहीं होगा, वहां पर तो कैश भी देना होगा शेयर होल्डर को। तो डिविडेंड देने के लिए मेरे को दो चीज चाहिए, रिजर्व्स भी चाहिए, कैश भी चाहिए। बट बोनस देने के लिए सिर्फ रिजर्व्स होना जरूरी है, मेरे को कैश पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो बोनस का यह फायदा है कि बोनस में लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी खराब नहीं होता। कंपनी अपने कैश रिसोर्सेज को अलग से पेमेंट नहीं करती, तो कंपनी का कैश रिसोर्सेज जो रहता है वो इंटैक्ट रहता है, जिससे कंपनी अपना फ्यूचर में वर्किंग कैपिटल वगैरह में यूज कर सकती है। तो बोनस का फायदा अगेंस्ट डिविडेंड इज, बोनस में देयर इज नो लिक्विडिटी कंसर्न इन द कंपनी। कंपनी को कोई कैश पेमेंट करना नहीं पड़ता, तो लिक्विडिटी, कैश लिक्विडिटी जैसा था वैसा ही रहेगा। जबकि डिविडेंड में देयर इज अ ह्यूज आउटफ्लो ऑफ कैश, जिसके कारण कंपनी का कैश लिक्विडिटी खराब हो सकता है। नेक्स्ट, डिविडेंड जब भी देते हैं, आपने सीखा होगा कि डिविडेंड के साथ साथ एक टैक्स भी देना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। बट बोनस के साथ ना ऐसा कोई टैक्स नहीं है जो बोनस के अगेंस्ट देना पड़ता है। तो जब भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, कंपनी को एक इनकम टैक्स देना पड़ता है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। बट बोनस के साथ देयर इज नो एसोसिएटेड टैक्स, तो बोनस देना या बोनस इशू करना इज टैक्स फ्री। तो कंपनी को यह भी फायदा हो जाता है कि अलग से गवर्नमेंट को कुछ देने का जरूरत नहीं है। डिविडेंड जब कंपनी बांटती है, कंपनी को डबल पेमेंट करना पड़ता है, एक तो शेयर होल्डर को डिविडेंड दो और दूसरा गवर्नमेंट को टैक्स दो। बट जब बोनस देती है तो ना शेयर होल्डर को डिविडेंड मतलब कैश देना है और ना गवर्नमेंट को कैश देना है। तो कंपनी का टैक्स बेनिफिट भी होता है जब कंपनी बोनस इश्यू करती है एज अगेंस्ट डिविडेंड। 4 पॉइंट बोला। इंसेंटिव, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, कंपनी के पास अगर प्रॉफिट्स है तो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है। तीसरा, अगेंस्ट डिविडेंड यहां पर कैश देना नहीं पड़ता है, तो यहां पर कंपनी का जो लिक्विडिटी है वो इंटैक्ट रहता है। नंबर 4, यहां पर कोई सीडीटी पेमेंट करना नहीं पड़ता, तो कंपनी को अलग से टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नंबर 5, बोनस इशू करने से मार्केट में कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करेगा। जैसे ही नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज करेगा ना, अब शेयर्स के अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, इजी बाई एंड सेलिंग बिटवीन पर्संस हो सकता है। मान लो मेरे पास पहले रिलायंस का 100 शेयर था, मैंने बोला मेरे को यार रिलायंस का 100 शेयर एनी टाइम रखना है, फ्यूचर में बहुत दिन बाद बेचेंगे, अपना ये इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब मेरे पास मान लो रिलायंस से 100 शेयर और बोनस आया, तो अब शेयर्स मेरे पास कितना हो गया? 200। अब हम सोच सकता है कि उस 100 शेयर जो मेरे पास एक्स्ट्रा है उसको हम लोग बेचे। तो यहां पर क्या होता है, मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग यानी लिक्विडिटी ऑफ शेयर्स इंक्रीज करता है। लोग इजीली शेयर्स बाई कर सकते हैं और इजीली शेयर्स सेल कर सकते हैं। तो ये 5 रीजन होता है जिसके कारण और भी बहुत सारा हो सकता है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं बोनस देने से फ्यूचर का डिविडेंड बढ़ जाता है, ये सब अलग अलग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। बट बेसिक 5 रीजन फ्रॉम कंपनीज व्यू पॉइंट आर इंसेंटिव टू शेयर होल्डर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस रिजर्व्स, तीसरा नो पेमेंट ऑफ कैश सो लिक्विडिटी रिमेन्स इंटैक्ट, नो पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, एंड नंबर 5 लिक्विडिटी इन शेयर्स इंक्रीजेस विच इनहेंसेस इजी बाइंग एंड सेलिंग इन द शेयर्स इन द मार्केट। डन। लिखो 5 पॉइंट पहले। पॉइंट नंबर ए, इंसेंटिव टू शेयर होल्डर्स, एकदम शॉर्ट में लिखने का।
ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बट एकदम समझाने के लिए आता है, आपको कोई बैठ के बड़ा ज्ञान नहीं लिखना है इसमें। नंबर बी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स। जब कंपनी के पास बहुत सारे रिजर्व्स हो तो कंपनी बोनस इशू करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। नंबर सी, नो पेमेंट इन कैश लाइक डिविडेंड। नो पेमेंट इन कैश लाइक डिविडेंड, सो लिक्विडिटी रिमेन्स, बोलिए, इंटैक्ट। liquidity remains intact. Number D, no corporate dividend tax. No corporate dividend tax like dividend. डिविडेंड में देना पड़ता है बट यहां पर देना नहीं पड़ता। नंबर E, liquidity in shares increases. Liquidity in shares increases, which enhances easy buying and selling of shares. Easy buying and selling of shares. ये कंपनी की तरफ से बोनस इशू करने के रीजंस है। तो बोनस में बेसिक बात अगर याद रहे, रिजर्व्स बांट रहे हैं बट देयर विल बी नो पेमेंट। क्या होगा यहाँ पे? नया शेयर इशू किया जाएगा, यहां पर कोई कैश आपको दिया नहीं जाएगा। डिविडेंड में क्या होता है? रिजर्व्स बांटते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, हम लोगों को कैश डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डन। अब ये हो गया कंपनी की तरफ से रीजन। तुम मेरे को बता सकते हो क्या बोनस इशू होने से शेयर होल्डर का क्या फायदा होगा? शेयर होल्डर का, what are the benefits to a shareholder when a company issues a bonus share or when he gets bonus shares from the company? कंसिडरेशन नहीं देना पड़ता है, मतलब मेरा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा फ्री में, कुछ पैसा देना नहीं पड़ेगा। इसका फायदा, शेयर्स बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कैसे रे? मतलब जब भी वो शेयर्स बेचेगा तो उसको बेच के बड़ा प्रॉफिट होगा, यही बोलना चाहते हो? तो आशीष बोल रहा है जब ये शेयर्स हम लोग मार्केट में बेचेंगे तो जीरो में खरीदा हुआ है। खरीदा कितने में हुआ है? जीरो में, बट मार्केट में अच्छे दाम पे बिकेगा तो हमको बड़ा प्रॉफिट होगा। ये आशीष का। तुम क्या बोल रहा था? डिविडेंड के लिए कुछ बोल रहा था। डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, क्यों? नंबर ऑफ शेयर्स अगर बढ़ गया है तो फ्यूचर में कंपनी जब डिविडेंड दे देगी हमारे पास डिविडेंड भी ज्यादा आएगा। अब तुम लोग ये जो बोला, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट कि बोनस फ्री में मिल रहा है, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, दोनों पॉइंट एक मिथ है बच्चे के दिमाग में, जो उसके दिमाग में बचपन से रहता है, या जब वो लॉ की क्लासेस में पढ़ता है तो उसको ये मिथ दिया जाता है। पहला मिथ दिया जाता है कि बोनस इशू से हमारे पास शेयर्स बढ़ेंगे, शेयर्स को बेचेंगे तो बड़ा प्रॉफिट होगा। आंसर इज कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत नॉर्मल प्रॉफिट होगा, बड़ा खासा प्रॉफिट होने का कोई बात नहीं है। बच्चा क्या सोचता है, सर जीरो में शेयर मिला, मार्केट में बेचेंगे अच्छा दाम में तो हमको तो सर बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा बेच के। आंसर इज ऐसा नहीं होता है। दूसरा बच्चे का मिथ है, भैया डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। आंसर इज कोई डिविडेंड एक्स्ट्रा नहीं मिलना है, जितना पहले मिलता था ना आज भी उतना ही मिलेगा। सर कैसे आप गलत बोल रहे हैं, शेयर्स बढ़ गया तो डिविडेंड तो ज्यादा मिलेगा ही। आंसर इज, लेट मी एक्सप्लेन, सुनिएगा ध्यान से। पहले ना मैं आपको वो सेल वाला बात बता देता हूं, सुनिएगा। मान लो एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, थोड़े मतलब लास्ट ईयर ही शायद इन्होंने बोनस इशू भी लाया था, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, मार्केट प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस 1,500 रुपए पर शेयर। कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, टोटल शेयर 1 करोड़। कितने शेयर्स है?
1 करोड़। अगर मैं तुमको पूछूं इस कंपनी का मार्केट कैप क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऐसे बोल सकते हो 1500 इंटू 1 करोड़ यानी 1500 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। समझते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नथिंग बट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो 1500 रुपया का भाव है, 1 करोड़ शेयर है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 1500 करोड़ फॉर एग्जाम्पल। डन। कंपनी ने बोला हम बोनस देंगे। बोनस हमेशा एक रेशियो में डिफाइंड रहता है। कैसे डिफाइंड रहता है? रेशियो में। कंपनी ने बोला हम 1:1 बोनस देंगे। टू कीप थिंग्स सिंपल, 1:1 बोनस को देख हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 1 फॉर एवरी 1। ध्यान से, 1 फॉर एवरी 1, हर एक शेयर के बदले तुमको 1 शेयर मिलेगा। इसको पढ़ के दिखाओ तो, हिंदी में बोलो। 2 शेयर के बदले 1 नहीं, 1 शेयर के बदले 2। हिंदी उल्टा है, यहां पे हिंदी में पढ़ना ही नहीं है, इंग्लिश में पढ़ना है। देखो मैंने क्या लिखा है इंग्लिश, 2 फॉर एवरी 1, यानी जिस आदमी के पास 1 शेयर है कंपनी का उसको 2 शेयर मिलेगा बोनस के रूप में। थोड़ा सा इस रेशियो पर ध्यान दो, हर क्वेश्चन में ये रेशियो के रूप में ही बोनस डिफाइंड रहता है। अगर रेशियो नहीं समझोगे तो क्वेश्चन हमेशा उल्टा पुल्टा कर दोगे। मान लो कंपनी ने दिया 1500, मतलब 1 करोड़ शेयर पे 1:1 बोनस, तो बताओ बोनस शेयर्स कितना हो जाएगा? बोनस शेयर्स 1 करोड़ ही हो जाएगा। 1:1 मतलब 1 फॉर एवरी 1, तो पुराना 1 करोड़ शेयर था तो नया बोनस भी कितना होगा? 1 करोड़ शेयर। अब ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ शेयर अब कितना हो गया? 2 करोड़। ऐसा लगता है क्या मार्केट प्राइस आज भी 1500 रुपया रहेगा? अगर ये 1500 रुपया रह जाएगा ना, तुम सोचो कंपनी अब बिजनेस करना बंद कर देगी, सिर्फ बोनस इशू करेगी हर दिन। आज 1:1 दिए, 4 दिन बाद वापस 1:1 देंगे। मतलब प्राइस अगर 1500 पे कांस्टेंट रहेगा तो सोच 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ शेयर हो गया। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन पता है कंपनी का कितना हो गया बिना कुछ किए? 3000 करोड़। कल फिर 1:1 दे देंगे तो 6000 करोड़, यानी बिना काम किए आप मार्केट में शेयर का दाम कांस्टेंट रख के आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रही है। कभी भी कोई कंपनी का वर्थ कब बढ़ता है? जब वो कंपनी अच्छा काम करती है, कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है, कंपनी में ग्रोथ होता है। बिना प्रॉफिट्स, बिना ग्रोथ के कभी भी मार्केट प्राइस बढ़ नहीं सकता। इट इज ऑलवेज टू बी रिमेंबर्ड दैट बोनस देने के बाद हमेशा मार्केट में शेयर प्राइस विल फॉल एंड फॉल इन द सेम रेशियो एज दैट ऑफ बोनस। यानी अगर 1500 शेयर पहले 1 शेयर का दाम था, अब 1 के बदले और कितना आ गया? 1, यानी अब कितना शेयर हो गया? 2। अब 1500 डिवाइडेड बाई 2 यानी 750 रुपया शेयर का दाम हो जाएगा मार्केट में। जैसे ही मार्केट में दाम 750 हो जाएगा, तुम्हारे कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट आने वाला? सर कैसे नहीं आएगा? सर मान लीजिए मार्केट में दाम 750 हो गया, बोनस तो 0 में मिला था सर, 750 का प्रॉफिट। अरे घोचू, तुम्हारा एक एग्जिस्टिंग शेयर भी खरीदा हुआ था। मान लो वो एग्जिस्टिंग शेयर खरीदे थे 1400 रुपए में, मान लो कितने में खरीदे थे? 1400 में। अब जो 1400 में शेयर खरीदे थे वो भी तो अब 750 में ही बिकेगा। सोच के देख, तो उसमें एक बड़ा लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा। अब हम लोग जब भी सोचते हैं ना, एवरेज पे सोचते हैं। अब मैं बोलूंगा कि भाई 1 शेयर का दाम 1400 रुपया था, अब मेरे पास 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो मानो हर शेयर का दाम कितना है? 700 रुपए। तो मैं 700 का माल 750 में बेच रहा हूं, 0 का माल 750 में नहीं बेच रहा। तो बोनस शेयर्स मिलने से कभी भी ये मत सोचिएगा 0 में मिला है बेचेंगे तो बड़ा प्रॉफिट होगा। एक नॉर्मल प्रॉफिट आपको होगा जो आपको एज अ शेयर होल्डर, अगर पुराना शेयर भी होता तो आपको मिलता। एक नॉर्मल प्रॉफिट आपको बेचने से हो सकता है, बट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कभी भी बोनस शेयर से नहीं होता। बच्चे को ऐसा ही लगता है, अरे 0 रुपया में मिला, मार्केट में कुछ में भी बेचे, मेरे तो घर में प्रॉफिट ही होगा। अरे तेरे इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, बट जो मेन शेयर खरीदा हुआ है उसका भी तो दाम तो सारे शेयर्स का गिर गया। अगर वो दाम गिर गया तो उसको जब बेचोगे तो क्या हो जाएगा? लॉस। और नेट में प्रॉफिट लॉस मिला के क्या बचना है? कुछ नहीं बचना है, एक बेसिक नॉर्मल प्रॉफिट बचेगा। तो तुम्हारा जो पहला मिथ होता है बच्चे का, वो ये होता है कि बोनस मिलने से फ्यूचर में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। माई आंसर इज,
इमीडिएटली बेचने से कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे आज मिला 10 दिन 15 दिन 1 महीना में बेच दिए, कोई लंबा चौड़ा प्रॉफिट नहीं होगा। बट अगर आप 2 साल 5 साल 10 साल होल्ड करते हो, फिर तो वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कोई भी शेयर में होगा। बोनस नहीं भी मिलता तो जो शेयर था उस पर भी तुमको वो प्रॉफिट होता। तो तुमको ये सोचने का जरूरत है कि बोनस से बेचने से कोई एक्स्ट्रा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो पहला समझ में आया बात, कोई प्रॉफिट नहीं। क्यों कोई प्रॉफिट नहीं? एकदम बेसिक रीजन समझो, तुम्हारा ही प्रॉफिट तुमको पकड़ा रहा है। वो रिजर्व्स किसका था? शेयर होल्डर का। अगर वही रिजर्व्स तुमको अब कैपिटल बना दिया तो उससे तुम्हारा कोई फायदा थोड़ी है। रिजर्व भी तुम्हारा था और कैपिटल भी तुम्हारा है, तो इससे कोई एक्स्ट्रा फायदा होना। दूसरा, बच्चा बोला सर कंपनी जो डिविडेंड देगी ना, अब मेरे को डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। मैंने बोला ये भी एक मिथ है। क्यों मिथ है? समझ बात को। मान ले रिलायंस इंडस्ट्रीज 1 करोड़ का इसका शेयर्स है, टोटल शेयर्स 1 करोड़। कंपनी का इस साल का प्रॉफिट है 50 करोड़ रुपया, नंबर ऑफ शेयर्स है 1 करोड़ रुपया। मान लो कंपनी बोल रही है हम सारा डिविडेंड बांटेंगे, सारा पैसा प्रॉफिट डिविडेंड बांट देंगे। तो अगर 50 करोड़ रुपया 1 करोड़ शेयर्स को मिलेगा तो डिविडेंड पर शेयर कितना रुपया हो जाएगा रे? 50। जब तक बोनस नहीं मिला था तुमको हर शेयर पे कितना मिलता था? 50 रुपया। अब ध्यान से सुन, मान ले कंपनी ने 1:1 बोनस दे दिया। बोनस शेयर से कंपनी के पास क्या आएगा? भैया कुछ नहीं आएगा, फ्री में शेयर देना है। अगर कोई पैसा नहीं आएगा तो कंपनी के बिजनेस में कोई इंक्रीज नहीं होगा। अगर कोई इंक्रीज नहीं होगा तो प्रॉफिट जैसा पहले था आज ही वैसा रहेगा 50 करोड़। बट अब नंबर ऑफ शेयर्स 1 करोड़ नहीं होगा, 1 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया? 2 करोड़। यानी अब डीपीएस कितना हो जाएगा? 25 रुपए। तो अगर तेरे को पहले 1 शेयर पे 50 मिलता था, अब 2 शेयर पे 25-25 करके मिलेगा, तो भी कितना ही मिलेगा? 50 ही मिलेगा। क्योंकि बोनस शेयर से कंपनी के पास तो कुछ फंड्स नहीं आ रहे हैं। अगर फंड्स नहीं आ रहे तो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा सकती है। तो आइडियल सिचुएशन इस कंपनी का जो पुराना प्रॉफिट पोजीशन था आज भी प्रॉफिट पोजीशन वही रहेगा। तो तुम बोनस पे कुछ एक्स्ट्रा डिविडेंड भी कमा नहीं सकते। तो बच्चे का पहला मिथ, बोनस मिलने से फ्यूचर में बेच के बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे, आंसर इज नो। क्यों? मार्केट में दाम गिरेगा। अगर बोनस मिलने से आपका कॉस्ट गिरता है, एवरेज कॉस्ट, तो मार्केट में मार्केट प्राइस भी गिरेगा। तो आप अगर बोनस पे प्रॉफिट देखोगे तो ओरिजिनल शेयर पे लॉस दिखाई देगा। दूसरा, डिविडेंड में कोई इंक्रीज नहीं होता क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट रिमेनिंग कांस्टेंट, जितना पहले बांटती थी आज भी तो उतना ही बांटेगी। अगर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा तो डिविडेंड पर शेयर अपने आप कम हो जाएगा। डिविडेंड पर शेयर अपने आप कम होगा तो जितना पहले मिलता था आज भी उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा कोई मिलने वाला बात नहीं है। डन है क्या भैया? ये 50 को आप 100 करोड़ कर दीजिए। देखिए, अरे 100 करोड़ करने के लिए बिजनेस भी तो डबल होना चाहिए। बिजनेस डबल करने के लिए पैसा भी तो तुम्हारे पास होना चाहिए। बोनस शेयर इश्यू करके कोई पैसा नहीं आया था। पहले बोलिए कुछ चीजें बात समझ में आ रही है? अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूं। बोनस का कुछ चीजों पर कोई इफेक्ट नहीं होता। पहला, मार्केट कैपिटलाइजेशन पर कोई लंबा चौड़ा इफेक्ट नहीं होता। जैसा पहले आपका शेयर प्राइस था, मार्केट में प्राइस गिरेगा, नंबर ऑफ शेयर बढ़ेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन आज भी सेम रहेगा, नियर टू सेम रहेगा। नंबर 2, बोनस का डिविडेंड पर कोई इफेक्ट नहीं होता। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने से आपका डिविडेंड पर शेयर कम हो जाएगा। डिविडेंड पर शेयर कम होने से जितना पहले डिविडेंड मिलता था आज भी उतना ही डिविडेंड मिलेगा। डन है क्या? लॉन्ग रन की बात मत करना, क्योंकि लॉन्ग रन में तो अगर आपके पास पुराना शेयर भी होता तो उस पर भी तो हम लोग ज्यादा कमाते। अगर उस पर ज्यादा कमाते और बोनस पे भी कमा रहे हैं तो कोई नया बात नहीं हो रहा है। उस पर भी कमाते, बोनस पर भी कमा रहे हैं। डन। तीसरा, बोनस इशू के पहले या बाद शेयर होल्डिंग परसेंटेज में भी कोई चेंज नहीं होता। शेयर होल्डिंग परसेंटेज समझते हो? मान लो रिलायंस में 1 करोड़ शेयर्स है, मेरे पास उसके 10% शेयर्स है। 10% मतलब
10 लाख शेयर्स मेरे पास है, आप ये 10% निकाल पाते हो? मेरे पास कितना शेयर है डिवाइडेड बाई कंपनी में कितना शेयर है इनटू 100, वो मेरा परसेंटेज हो गया। बोनस के पहले जितना शेयर होल्डिंग परसेंटेज होता है, बोनस के बाद भी शेयर होल्डिंग परसेंटेज सेम रहता है। क्यों? क्योंकि बोनस सबको यूनिफॉर्मली दिया जाता है, बोनस में कोई भेदभाव नहीं है। अगर आपको मिला है 1:1 बोनस, तो हर शेयर होल्डर जो कंपनी का उसको मिलेगा 1:1। हाँ, सेम क्लास की बात कर रहा हूं, एक क्लास की बात कर रहा हूं। प्रेफरेंस और इक्विटी को मिलाइएगा मत, प्रेफरेंस अलग है और इक्विटी अलग है। जैसे एग्जांपल, मान लो मेरे पास 10 लाख शेयर थे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, कंपनी का टोटल शेयर था 1 करोड़। तो मेरे को बताइए मेरा शेयर होल्डिंग परसेंटेज पहले कितना था? 10%। कंपनी ने 1:1 बोनस दिया, तो मेरे पास 10 लाख से बढ़ के शेयर्स कितने हो जाएंगे? 20 लाख। और कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल 1 करोड़ से बढ़ के 2 करोड़, तो आज भी मेरा शेयर होल्डिंग परसेंटेज क्या है? 10%। तो बोनस इश्यू करने से शेयर होल्डिंग परसेंटेज में भी कोई चेंज नहीं आता है। एंड नंबर 4, बोनस इश्यू होने से कंपनी के शेयर होल्डर्स फंड मतलब समझते हो? शेयर होल्डर फंड में 2 चीज आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व। यानी शेयर होल्डर का पैसा, एक पैसा होता है जो तुमने लगाया, एक पैसा होता है जो कंपनी ने कमाया। कैपिटल हमेशा 2 चीज से बनता है, एक जो आपने लगाया और दूसरा जो कंपनी ने कमाया। जो शेयर होल्डर्स फंड है वो पहले जितना था बोनस के बाद भी उतना ही रहेगा। क्यों? एक साइड रिजर्व्स कम होगा, उसके अगेंस्ट कैपिटल बढ़ेगा, तो आपका नेट में शेयर होल्डर्स फंड विल रिमेन सेम। पहले बताइए, 4 चीज का बोनस के कारण कोई इफेक्ट नहीं होता, ये चारों चीज समझ में आया? मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट प्राइस रिमेन सेम, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन रिमेन सेम, प्राइस फॉल करेगा, नंबर ऑफ शेयर बढ़ेगा, कैपिटलाइजेशन सेम। डिविडेंड रिमेन्स सेम। नंबर 3, शेयर होल्डिंग परसेंटेज रिमेन्स सेम। नंबर 4, शेयर होल्डर्स फंड रिमेन्स सेम। डन है बात? लिखिए पॉइंट नंबर 4। 5, पॉइंट नंबर 5, बोनस इश्यू has no effect on the following. Bonus issue has no effect on the following. Number A, market capitalization of the company. क्यों? नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर रहा है, बट उसके अगेंस्ट मार्केट प्राइस डिक्रीज करेगा। नंबर बी, डिविडेंड पे आउट, नंबर ऑफ शेयर्स तो इंक्रीज कर रहा है, बट डीपीएस जो है डिविडेंड पर शेयर, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। डीपीएस वर्ड समझते हैं आप लोग? दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं, डिविडेंड पर शेयर। यानी अगर कंपनी डिविडेंड बांट रही है टोटल, तो पर शेयर बेसिस पे वो डिविडेंड कितना है, उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड पर शेयर। नंबर सी, शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्यों बताओ? बोनस शेयर्स आर इशूड यूनिफॉर्मली मतलब सबको सेम रेशियो में दिया जाता है, कोई भेदभाव नहीं है। तो तुम्हारे पास शेयर्स बढ़ेगा तो सबके पास बढ़ेगा, तो सबका शेयर होल्डिंग पैटर्न रिमेन्स सेम। बोनस शेयर्स आर इशूड यूनिफॉर्मली। नंबर डी, शेयर होल्डर्स फंड। एक साइड शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे साइड रिजर्व्स डिक्रीज हो रहा है। मैंने जो ये ब्रैकेट्स में लिखा है, दे आर मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर द रीजंस फॉर दोज पॉइंट्स। तो
अगर आपने कुछ ऐसा पढ़ रखा है कि डिविडेंड बढ़ जाता है वगैरह वगैरह, रियल लाइफ में ये ट्रू नहीं है। एक साइड शेयर्स बढ़ेगा तो डिविडेंड पर शेयर कम होगा, डिविडेंड जितना पहले मिलता था उतना ही डिविडेंड आज भी मिलेगा। कंपनी को फायदा ये, शेयर होल्डर को फायदा मन का शांति और कुछ नहीं। हाँ, अपना ही पैसा अपने को मिल रहा है, ऐसा क्या कमा के दे रहे हो आप? ये शेयर होल्डर को टैक्स तो जब बेचेंगे तब तो ऐसे ही देना पड़ेगा। कंपनी के लिए मैंने बोला ना सारा फायदा, ये कंपनी का फायदा है, ये तो लिखवा चुका हूं। मैं बोल रहा हूं शेयर होल्डर के लिए क्या फायदा, तो सिर्फ एक क्या है, मन का शांति, और कुछ नहीं है शेयर होल्डर के लिए। मतलब बोनस से कोई लंबा चौड़ा फायदा होने वाला इमीडिएटली नहीं है। लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे तो बात अलग है, 5 साल 10 साल तो बात अलग है। डन है बात? पहले बताइए बोनस शेयर का बैकग्राउंड आपको समझ में आया? बोनस शेयर्स किसको बोलते हैं? देखो, बैकग्राउंड इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर। क्यों? रियल लाइफ में जब जाओगे ना, कोई तुमसे जर्नल एंट्री पूछने वाला नहीं है। तुमसे यही पूछेगा, भाई बोनस शेयर इश्यू करना चाहते हैं, नंबर 1 इश्यू करने का क्या फायदा है ये बताओ, नंबर 2 क्या क्या करना है इश्यू करने के लिए ये बताओ। तुमसे सीएस होके सीएमए होके कोई नहीं पूछेगा बोनस का जर्नल एंट्री करके दो। तुम अकाउंटेंट थोड़ी हो रही। अकाउंटेंट तो कौन होता है? ग्रेजुएट्स होते हैं। तुम लोग अकाउंटेंट के पद में कंप्यूटर में बैठ के टैली में एंट्री थोड़ी मारोगे। तुम्हारा काम होता है कोई चीज को अंडरस्टैंड करना, मैनेजमेंट को समझाना कि भाई ये क्यों कर रहे हैं हम लोग। तुम्हारा काम कभी भी अकाउंटिंग तो जस्ट एक बाई प्रोडक्ट है जो मेरे को तुमको सिखाना है। इसीलिए आई ऑलवेज वांट टू डिवोट मोर टाइम टू अंडरस्टैंडिंग देन फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अपने आप हो जाता है, वो एकदम बेसिक जॉब है, बचपन से करते हुए आ रहे हो। आयरनी ये है बचपन से करते हुए आ रहे हैं, बट जब मेन काम करेंगे अकाउंटिंग कभी काम नहीं आएगा। तुम्हारा नॉलेज होना चाहिए, तुम लोगों को समझा सको, तुम किसी को गाइड कर सको, बट तुमको बैठ के ये काम, इनफैक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग नहीं करता है, काम ही नहीं है अकाउंटिंग रे। अकाउंटिंग ग्रेजुएट्स करते हैं, वो लोग 11-12 पास होके अकाउंटिंग करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद अकाउंटिंग करते हैं, प्रोफेशनल बनने के बाद अकाउंटिंग थोड़ी करते हैं। अकाउंटिंग तो बहुत सिंपल जॉब है, ये तो सबसे इजी एरिया है बिजनेस में। बहुत कुछ है जो हम लोग को करना पड़ता है। पहले बताइए बोनस शेयर्स का मतलब, बोनस शेयर का बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया? क्यों, क्या, कैसे, ये सब क्लियर है। अब हम लोग जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो है मुद्दा का बात, यानी सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट, कि बोनस देते समय कंपनी को क्या क्या चीजों का कंप्लायंसेस या कहां कहां से उसको बोनस इश्यू करना है। पॉइंट नंबर 6 हेडिंग दें स्टार मार्क करके, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। सेक्शन 63 समझ में आ गया, अकाउंटिंग अपने आप समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6 सेक्शन 63 कौन से एक्ट का? कंपनीज एक्ट। कितना साल में बना था ये? 2013। सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। दो 3 पॉइंट समझाएंगे, वो दो 3 पॉइंट लिखना है। पहले मैं वही पॉइंट समझाऊंगा जो मेरे काम का है इन अकाउंटिंग। लास्ट में जाके मिसलेनियस कंडीशंस भी लिखाऊंगा। कंडीशंस बहुत सारी होती है, बट अकाउंट्स में सारी कंडीशन काम आए जरूरी। मैं कंडीशंस को 2 पार्ट में बांटता हूं, एक जो अकाउंटिंग के लिए रेलिवेंट है, दूसरा जो थ्योरी के लिए रेलिवेंट है। तो पहले हम लोग अकाउंटिंग रेलिवेंट कंडीशंस पढ़ेंगे। पहला कंडीशन लिखना नहीं है आपको, बोनस कहां से इश्यू करती है कंपनी? रिजर्व से। रिजर्व्स एक टाइप का होता है कि बहुत टाइप का हो सकता है? बहुत टाइप का। मैं कुछ नाम बताता हूं जो बचपन से आपने सुन रखा है। जनरल रिजर्व, ऐसा कुछ नाम सुना है? इसी का दूसरा नाम रेवेन्यू रिजर्व भी होता है। कौन सा रिजर्व? रेवेन्यू रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ये भी एक रिजर्व है जो अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो खत्म हो गया, जो नहीं हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा रिजर्व। नेक्स्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम, आपका फेवरेट जो लास्ट चैप्टर में आप कर रहे थे कि अगर शेयर इश्यू करता है एट अ प्राइस एक्सीडिंग फेस वैल्यू, तो वो पैसा हम लोग एक रिजर्व बोल के रखते हैं जिसका नाम होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। चौथा कैपिटल रिजर्व, फॉर फीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, लास्ट चैप्टर में सीखा, ये भी एक रिजर्व है कैपिटल रिजर्व। पांचवा, ऐसा कोई रिजर्व सुना है कि नहीं बताना? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व सुना है?
कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सुना है? बहुत सारे टाइप के रिजर्व्स होते हैं कंपनी में। रिजर्व क्या होता है? जब प्रॉफिट को हम लोग रिटेन कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, तो उस रिटेन्ड प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं रिजर्व्स। ये रिजर्व्स हम लोग नॉर्मली कंपनी के फ्यूचर डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए रखते हैं, कंपनी का कोई स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन को सर्व करने के लिए रखते हैं। जब आप अपने प्रॉफिट से सेट असाइड करते हो पैसा टू सर्व अ स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन और फॉर द ग्रोथ और एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, दैट पैसा इज नोन एज रिजर्व्स। और रिजर्व्स कई प्रकार के हो सकते हैं। अब बोनस में पहले हमने बोला रिजर्व से शेयर इशू होगा। कंपनीज एक्ट ने सेक्शन 63 में सबसे पहले बताया कि आप किस किस रिजर्व से बोनस शेयर इशू कर सकते हो। इसको हम लोग बोलेंगे सोर्सेज ऑफ बोनस इशू। क्या बोलेंगे? सोर्सेज। कहां कहां से हम लोग बोनस इशू कर सकते हैं। कंपनीज एक्ट ने 3 रिजर्व बताया। कंपनीज एक्ट ने बोला अगर कोई कंपनी अपना फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करना चाहता है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स का मतलब ऐसा शेयर जो ऑलरेडी पेड है, इस पे हम फ्यूचर में आपसे कोई पैसा मांगने वाले, तो जब कंपनी नया बोनस शेयर इशू करना चाहे जो फुल्ली पेड हो, जिससे आप कोई पैसा नहीं मांगोगे फ्यूचर में, वो बोनस शेयर इशू किया जा सकता है 3 जगह से। सबसे पहला फ्री रिजर्व्स। कौन सा रिजर्व? फ्री रिजर्व। दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस। किससे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तीसरा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे CRR। CRR क्यों बनता है, कब बनता है, ये सिखाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में रिडेम्पशन में। अभी सिखा रहा हूं CRR को यूज कहां करते हैं। बोनस इशू या बोनस शेयर 3 जगह से इशू किया जा सकता है। एक हो गया फ्री रिजर्व, दूसरा हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम, तीसरा हो गया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। आगे कंपनीज एक्ट ने बोला ये 3 रिजर्व आप यूज कर सकते हो, बट अगर कोई रिजर्व आपने बनाया है फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसको हम लोग रीवैल्यूएशन रिजर्व बोलते हैं, उससे बोनस इशू किया नहीं जा सकता। सिंपल रीजन उन्होंने दिया, रीवैल्यूएशन रिजर्व एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। लैंड आपका 100 करोड़ का बैलेंस शीट में दिख रहा है, जिसकी वैल्यू आज है 150 करोड़, तो आपने लैंड की वैल्यू बढ़ा दी अपनी बैलेंस शीट में, और जो भी 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ वो कहां डाल दिया? रीवैल्यूएशन रिजर्व में। अभी लैंड की वैल्यू बढ़ाई है, लैंड बेचा, अगर बेच के प्रॉफिट होता तो मैं उसको रियलाइज प्रॉफिट बोल के पीएल में डालता, बट क्योंकि अभी तक बेचा नहीं है, ये प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है, ये प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है, अभी तक कमाई नहीं हुआ है। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट कभी अभी तक तुमको हुआ ही नहीं, उसको बांटना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रीवैल्यूएशन रिजर्व इज एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस आउट ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट अलाउड। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया सोर्सेज ऑफ बोनस इशू, जहां पर 3 रिजर्व आपको दिए गए, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अब इस सोर्सेस को अच्छे से समझने के लिए हमको एक बार रेफरेंस देना होगा सेबी रेगुलेशंस का। सेबी जानते हैं? सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो कंपनी का शेयर्स लिस्टेड होता है ना, उनको सेबी रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है। सेबी इज अ बॉडी और अथॉरिटी फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो लिस्टेड कंपनीज की देखरेख करती है, जो शेयर मार्केट का देखरेख करती है। लिस्टेड कंपनीज को कंपनीज एक्ट के साथ साथ सेबी रेगुलेशंस भी फॉलो करना पड़ता है। सेबी रेगुलेशंस में बोला गया कंपनी चाहे तो बोनस इशू कोई भी रिजर्व से दे सकती है, बस एक ही बात ध्यान रखना है कि वो रिजर्व कैश में कमाया हुआ हो, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से बोनस देना अलाउड नहीं है। तो सेबी ने बोला अगर कंपनी कैपिटल रिजर्व भी यूज करना चाहती है ना, वो भी यूज कर सकती है, बस शर्त एक ही है, वो रिजर्व कैश में होना चाहिए। नॉन कैश प्रॉफिट से अगर रिजर्व बना है तो उससे बोनस देना अलाउड नहीं है। अगर इन दोनों का कंबाइंड रीडिंग करें तो फाइनली ये आता है कि बोनस शेयर आप इशू कर सकते हो फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, कैपिटल रिजर्व से, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से। शर्त एक ही है, जो भी रिजर्व से इशू करो वो नॉन कैश नेचर का नहीं होना चाहिए, कैश नेचर का होना चाहिए। यानी उसके अंदर जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो एक्चुअली कैश में आया हुआ होना चाहिए। नॉन कैश रिजर्व से प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करना अलाउड नहीं है।
डन है बात। तो सबसे पहला पॉइंट, बोनस इशू कहां से किया जा सकता है। देख, सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में तेरे को पता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कब बनता है बताओ? जब हम लोग शेयर इशू करते हैं एट अ प्राइस एक्सीडिंग फेस वैल्यू। कैपिटल रिजर्व बनता है कैपिटल प्रॉफिट से। कौन से प्रॉफिट से? कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट ऐसे प्रॉफिट जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कमाए नहीं जा रहे हैं, जो अदर देन नॉर्मल कोर्स आपको कुछ प्रॉफिट हुआ। जैसे हमने सीखा प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अगर मैं शेयर्स फॉरफीट करता हूं और कुछ प्रॉफिट होता है, ये नॉर्मल कोर्स में गुड्स बेच के, सर्विस बेच के कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं है, ये अदर देन नॉर्मल कोर्स आया हुआ प्रॉफिट है। तो ये कैपिटल प्रॉफिट हम लोग कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या बाईबैक के समय बनाया जाता है। ये नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगा ये क्यों बनता है। अब एक चीज समझने का दरकार है, फ्री रिजर्व्स। कौन सा रिजर्व? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि फ्री रिजर्व का कॉन्सेप्ट सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, रिडेम्पशन पढ़ोगे उसमें भी आएगा, बाईबैक पढ़ोगे उसमें भी आएगा, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन भी फ्री रिजर्व से होता है। तो द वर्ड फ्री रिजर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फ्री रिजर्व ऐसा रिजर्व है जिससे कोई भी काम आप कर सकते हो, जिस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो हर चैप्टर में आपको ये फ्री रिजर्व देखने को मिलेगा। बिफोर आई गो इनटू दी सोर्सेज अगेन, एक बार मेरे को तुमको थोड़ा सा रिजर्व्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझना है। रिजर्व दो टाइप का होता है, एक होता है फ्री रिजर्व्स, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व्स। नाम से ही समझ में आएगा, फ्री स्पेसिफिक। फ्री रिजर्व ऐसा रिजर्व जो फ्री है। फ्री है मतलब इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन एक्ट में डिफाइंड, तुमको जिस काम के लिए यूज करना है उस काम के लिए यूज। रिजर्व का सबसे लास्ट ऑप्शन या लास्ट यूज होता है डिविडेंड बांट दो। अगर तुम्हारे पास अब करने को कुछ नहीं है तो उस रिजर्व को बांट दो, किस रूप में? डिविडेंड के रूप में। बोला गया जो रिजर्व डिविडेंड देने के लिए फ्री है वो फ्री रिजर्व माना जाएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा फ्री है, उसके पास कोई काम नहीं है, आप जहां चाहे उसको यूज कर लो। स्पेसिफिक रिजर्व वो रिजर्व हो गए जिनका कंपनीज एक्ट के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। मतलब कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि ये सब इन पर्पस के लिए यूज होंगे, इनको कोई और पर्पस के लिए यूज करना अलाउड। जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम का एक्ट में फंक्शन डिफाइंड है, सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट। बोला सिक्योरिटीज प्रीमियम का 5 फंक्शन होता है, 5 BPDBP। बचपन में पढ़ाए थे दादाजी को, डबल BP, BPDBP। B for issue of bonus share, P for writing of preliminary expenses, D for writing of discount or issue on share, discount or expenses on issue of share debenture. Next, P for writing of premium on redemption of preference share या premium on redemption of debenture. And last B stands for buyback of shares. Securities premium का जब section 52 पढ़ोगे, एक्ट ने ऑलरेडी 5 फंक्शन डिफाइन कर दिए। जब फंक्शन डिफाइन हो गया, अब ये रिजर्व क्या बन गया? स्पेसिफिक। इसको इस पर्पस को छोड़ के और कोई पर्पस में यूज नहीं किया जा सकता। दूसरा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। एक्ट में बोल दिया गया कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज होगा, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, क्योंकि ऑलरेडी एक्ट ने बता दिया उसका फंक्शन क्या है, आप चाह कर भी उसको दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते। तीसरा, कैपिटल रिजर्व। एक्ट में बोला कि कैपिटल प्रॉफिट सिर्फ कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए यूज होगा, तो हम चाह कर भी और कहीं यूज नहीं कर सकते। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, एक्ट में बोला गया डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व सिर्फ डिबेंचर को रिडीम करने के लिए यूज होगा, तो हम चाह कर भी और कहीं यूज। ऐसे रिजर्व को बोला जाता है स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व सिर्फ उन कामों में यूज होंगे जिनके लिए वो बनाए गए थे, उनको और कोई काम के लिए यूज नहीं किया जा सकता। बट फ्री रिजर्व ऐसे रिजर्व है जिनको तुम जहां चाहो वहां यूज कर सकते हो। कहीं पर भी तुमको दिखे स्पेसिफिक रिजर्व कम पड़ गया तो उस चीज को काम करने के लिए तुम क्या यूज कर लेना? फ्री रिजर्व यूज कर लेना। अब फ्री रिजर्व का एग्जाम्पल दो, जनरल रिजर्व।
जनरल रिजर्व का नाम ही देखो क्या है, जनरल, मतलब जिस काम के लिए यूज करना है उस काम के लिए यूज कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ये एकदम फ्री रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है, जिस काम के लिए यूज करना है उस काम के लिए यूज करो, कोई मनाही नहीं है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, क्या बोला, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये रिजर्व ऐसा रिजर्व है जो डिविडेंड देने के काम में आता है, तो ये भी एक फ्री रिजर्व माना जाता है। और कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व जिसका काम खत्म हो चुका है उसको भी हम लोग फ्री रिजर्व बना लेते हैं। मान लो मैंने डीआरआर बनाया था, डीआरआर का फुल फॉर्म डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, मेरा डिबेंचर रिडीम हो गया है। अब रिडीम होने के बाद अगर कुछ रिजर्व बच गया है तो उसका अचार थोड़ी डालेंगे, उसको जिस काम में भी यूज करना है उस काम में यूज। वंस दी स्पेसिफिक पर्पज इज ओवर, उसके बाद तुमको वो रिजर्व जिस काम में भी यूज करना है करो, उसके बाद कोई मनाही नहीं है। बट जब तक उसका पर्पज नहीं खत्म होता तब तक उस रिजर्व को और कोई काम में यूज नहीं कर सकते। तो दो टाइप के रिजर्व हो गए, फ्री रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। बहुत लोग इन रिजर्व को कैपिटल रिजर्व भी बोलते हैं। दो टाइप के रिजर्व वो बोलते हैं, फ्री रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व। हम लोग ऐसे बोलेंगे फ्री रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक नाम से समझ में आता है कि इनका यूज जो है वो स्पेसिफिक है, इनको हर जगह यूज नहीं कर सकते, इनको यूज वही कर सकते हैं जहां एक्ट ने इनका पर्पस बताया है, और कहीं पे भी इनका यूज अलाउड नहीं है। पहले बोलिए फ्री रिजर्व किसको बोलते हैं, वर्ड समझ में आया? अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे ना, वहां पे सेक्शन 2 में फ्री रिजर्व का डेफिनेशन दिया हुआ है। वहां पे डेफिनेशन दिया हुआ है, फ्री रिजर्व्स आर रिजर्व्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, व्हिच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। अब समझना पड़ेगा ना कौन कौन सा से डिविडेंड दे सकते हैं। आंसर इज जनरल रिजर्व, पीएल, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, और कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व जिसका पर्पस ओवर हो चुका है वो क्या बन जाता है, फ्री रिजर्व। डन है क्या बात? अब मैं तेरे से एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूं, लॉजिकल क्वेश्चन। मान लो तुम्हारे पास कुछ फ्री रिजर्व है, तुम्हारे पास कुछ स्पेसिफिक रिजर्व है जिससे बोनस इश्यू कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बोला सीआरआर और सिक्योरिटीज प्रीमियम बोनस इश्यू में काम आएगा। वो कौन सा रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व। तुम पहले किसको यूज करोगे, फ्री को कि स्पेसिफिक को? क्यों स्पेसिफिक को? वेरी गुड सर, वो तो उसी काम के लिए बनाए थे, जब काम आ गया तो यूज कर लीजिए, नहीं तो पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। समझिए बात को। सर स्पेसिफिक रिजर्व जब मैंने क्रिएट किया था उसको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया था। सर जब वो दिन आ गया है, सर हथौड़ा मार दीजिए, अगर अभी नहीं यूज करेंगे तो शायद फ्यूचर में कभी भी यूज ना कर पाए। सर फ्री रिजर्व तो ऐसा चीज है जिसको जब जिस काम में लेना चाहे उस काम में ले लेंगे, तो सर इनको बचा के रखिए फ्यूचर के लिए, और इनको सर जब काम आए तब यूज कर लिया कीजिए, इनको रखने का जरूरत। सीआरआर का एक ही पर्पस है। अब बोनस में भी अगर यूज नहीं करोगे तो सीआरआर तो पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, उसका कोई काम नहीं होगा। तो बोला गया जब भी स्पेसिफिक रिजर्व का काम आए पहले उनको यूज करना और उसके बाद फ्री रिजर्व में हाथ देना, क्योंकि फ्री रिजर्व बचा हुआ होना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी काम आए हमारा हाथ नहीं अड़े, हम जो काम करना हो हम इजीली कर सके। एकदम बेसिक एग्जाम्पल देता हूं आपको, एकदम बेसिक एग्जाम्पल। एक शादी का घर है, ठीक है। अब शादी के घर में पापा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सब कुछ। पापा के पास दो टाइप के आदमी हैं, एक आलसी टाइप के आदमी है जिनको अगर काम नहीं देंगे, आशीष टाइप के नहीं बे, आलसी टाइप के। क्या है ये, देख कैसे बोला ये, जैसे ही हम आलसी बोला वो तेरी तरफ देखा। एक आलसी टाइप के आदमी जिनको अगर काम अलॉट नहीं किया जाएगा तो सोए हुए दिखाई देंगे आपको। शादी के घर में होता है, कब कौन कहां जाके सो जाता है पता ही नहीं, मिल ही नहीं रहा कहां है, फिर देखे जाके सो रहा है। दूसरा, एक वो टाइप के आदमी जो एनी टाइम आपको कोई भी काम करके दे सकते हैं। अब पापा को जब कोई काम में लगाना पड़ता है ना, जब चिंदी टाइप का काम होता है, पहले उन आलसी आदमी को लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक काम वाला आदमी है, उसको कोई काम नहीं देंगे तो सो जाएगा, बेकार हो जाएगा वो, तो पहले उनको भेजते हैं, जा बाजार से सामान लेके आ। और जो मेन आदमी है ना, जो सब काम करता है, उसको अपने पास रखते हैं। उनको तभी यूज करते हैं जब कोई काम अड़ जाता है। मान लो कोई मिल नहीं रहा है काम करने के लिए और सीढ़ी पर भी चढ़ाना है, उस आदमी को कहीं पे भी चढ़ा दो, चढ़ जाएगा। होता है कि नहीं होता है? तो कभी भी आप याद रखो, यूज करेंगे तो उन लोगों को पहले यूज करो जिनके फंक्शंस स्पेसिफिक है, क्योंकि उनको आज नहीं यूज किए तो वो कहीं काम नहीं आएंगे। और उन लोगों को बाद में यूज करो जो फ्री है, क्योंकि वो इस काम में नहीं तो किसी और काम में काम आ जाएंगे। पहले बताइए रिजर्व्स का मतलब, और दो वर्ड फ्री रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व्स क्लियर है किसको बोलते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ड
हर चैप्टर में आपको दिखाई देगा, हर चैप्टर में दिखाई देगा। तो ये वर्ड का एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। Am I clear about the first point of section 63 which refers to sources of bonus issue? पक्का लिखेंगे। पॉइंट ए, हेडिंग देंगे sources of bonus issue, sources of bonus issue। डैश करके लिखो, a company can issue fully paid bonus shares, please underline, fully paid bonus shares। इसका मतलब समझ में आता है ना, ऐसा शेयर जो फुल्ली पे कर दिया, आपको बाद में कुछ पेमेंट, आज भी कुछ नहीं देना और बाद में भी कुछ नहीं देना। fully paid bonus shares out of नंबर ए या नंबर वन फ्री रिजर्व्स, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, डैश करके लिखो। एग्जाम्पल, जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, कॉमा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स। इक्वलाइजेशन का स्पेलिंग इक्वलाइजेशन रिजर्व, कॉमा, एनी अदर रिजर्व whose purpose is over, any other reserve whose purpose is over, जिसका काम खत्म हो गया है, वो अब फ्री हो गया, उसको जो काम में भी लेना है ले लेना, फुल स्टॉप। 1 के बाद पॉइंट 2, फ्री रिजर्व के बाद पॉइंट 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस, नंबर 3 कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स, नंबर 3 कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ब्रैकेट में लिखना CRR शॉर्ट में, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ब्रैकेट में CRR, फुल स्टॉप। इसके नीचे लिखो नोट। नंबर 1, revaluation reserve cannot be used, revaluation reserve cannot be used, उसको यूज नहीं कर सकते। नंबर 2, as per SEBI regulation, capital reserve can also be used, along with securities premium, capital reserves can also be used along with securities premium, subject to the condition that they have been earned in cash या realized in cash, subject to the condition that they have been earned या realized in cash। यानी नॉन कैश प्रॉफिट से अगर बना हुआ प्रॉफिट है तो उसको यूज नहीं कर सकते। भैया नॉन कैश का एग्जांपल दो। मान लो मैंने शेयर्स इशू किया है फेस वैल्यू से ऊपर, तो क्या बनेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये मैंने शेयर इशू किया है कैश के अगेंस्ट, मतलब शेयर इशू किया और कैश मिला, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या चीज में आया? कैश में, यूज कर लो। बट मान लो मैंने शेयर इशू किया है फॉर परचेज ऑफ एसेट, सीखे थे याद है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और वो शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है,
तो अब जो सिक्योरिटीज प्रीमियम आ रहा है उसके बदले कैश नहीं आया, उसके बदले क्या आया है, एसेट। उस केस में फिर उस सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज मत करना। मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल रिजर्व का वही पार्ट यूज होगा जो एक्चुअल में बिजनेस में कैश के रूप में आया है, नॉन कैश पोर्शन को हम लोग यूज नहीं करेंगे। ये कौन बोला, सेबी रेगुलेशंस। सोर्सेस सारा क्लियर है पक्का। फ्री रिजर्व का मतलब मैंने वहीं लिखा दिया, फ्री रिजर्व में क्या क्या आएगा वो वाला बात क्लियर हो गया। दो टाइप का रिजर्व होता है, फ्री और स्पेसिफिक। फ्री जिसका कोई अलग से पर्पस बताया नहीं गया है, जो काम के लिए यूज करना है कर लो। स्पेसिफिक जिनका अलग से पर्पस बताया गया है, उनको उन्हीं काम के लिए यूज किया जा सकता है जो पर्पस लिखा हुआ है एक्ट में। अगर उनका पर्पस खत्म हो गया तो फिर वो क्या बन जाएंगे, फ्री रिजर्व। डन है क्या बात पक्का। स्पेसिफिक रिजर्व का एग्जाम्पल सिक्योरिटीज प्रीमियम, सीआरआर, कैपिटल रिजर्व, ये सब स्पेसिफिक रिजर्व्स है। डन है बात। पॉइंट ए क्लियर है। पॉइंट नंबर बी, मेन पॉइंट नंबर बी, बोला गया जिन शेयर्स पे आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो, बोनस शेयर आपने बोले बोनस शेयर किसको देंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, मतलब जिसके पास पहले से हमारा शेयर है। जो शेयर पे आप बोनस इशू कर रहे हो वो शेयर पे हमेशा याद रखना वो शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड। अगर आपका एग्जिस्टिंग शेयर पार्टली पेड है तो उस पर बोनस शेयर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक वो फुल्ली पेड ना बन जाए। तो बोनस देने से पहले हमको ये इंश्योर करना है मेरे जितने भी शेयर्स है जिस पर हम बोनस दे रहे जा रहे हैं वो सारे के सारे फुल्ली पेड है। सर अगर मान लो पार्टली पेड है तो उसको फुल्ली पेड कैसे करेंगे, फाइनल कॉल करके। मान लो 10 रुपया का शेयर है, ₹8 पेड, यानी कितना रुपया मंगवाना बाकी है, 2 रुपए का फाइनल कॉल करके पहले पैसा मंगवाओ, उसके बाद उनको बोनस शेयर इशू करना। बिना आप कॉल किए फुल्ली पेड किए उस पर बोनस इशू नहीं कर सकते। तो सेकंड कंपनीज एक्ट में कंडीशन दिया गया, बोनस शेयर्स कैन ओनली बी इशूड फॉर शेयर्स विच आर फुल्ली पेड। पार्टली पेड शेयर्स पे बोनस इशू नहीं किया जा सकता। डन। लिखो पॉइंट बी, existing shares on which bonus shares are being issued, must be, बोल क्या, fully paid up, must be fully paid up, full stop. If shares are partly paid, then a final call shall be made. मेरे लिए अभी ये 2 कंडीशन सिर्फ इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के लिए, और भी 3, 4, 5 कंडीशन है जो मैं एकदम लास्ट में मिसलेनियस बोल के लिखाऊंगा जो थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है। जैसे एक कंडीशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथराइज बोनस इशू, यानी बोनस इशू का ऑथराइजेशन आर्टिकल में लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आर्टिकल साइलेंट है तो पहले उसको अमेंड करना होगा, फिर ही बोनस इशू करना पॉसिबल है। एक है कि बोनस शेयर कैन नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर किया है, आप बोल रहे हो बोनस दे देते हैं, वो अलाउड नहीं है। डिविडेंड सिर्फ किस में पेमेंट होता है, कैश में, उसको छोड़ के और कोई तरीके से पेमेंट नहीं हो सकता। तो और भी 2-4 कंडीशंस है जो अपने को डिस्कस करनी है, बट वो मेरे अकाउंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अकाउंटिंग के लिए अभी ये 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। दोनों कंडीशन क्लियर है। पहला, कहां से बोनस इशू किया जाएगा। दूसरा, बोनस इशू जिन शेयर्स पे होगा वो फुल्ली पेड होना चाहिए। पार्टली पेड पे बोनस इशू करना अलाउड नहीं है। यहां तक बात ठीक है। अब पॉइंट नंबर 7 लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज। एग्जाम में इस चैप्टर से जर्नल एंट्रीज पूछता है, सीएमए के लिए बोल रहा हूं, सीएस के लिए तो एमसीक्यू पूछेगा। जर्नल एंट्रीज एकदम चिंदी जर्नल एंट्रीज, एकदम इजी। ठीक, पहला 2 जर्नल एंट्री तो तुम बोलोगे, हम नहीं बोलेंगे। पहला 2 जर्नल एंट्री क्या लिखाने जा रहा हूं पहले बोल देता हूं। अगर मेरा शेयर पार्टली पेड है, क्या है, पार्टली पेड, उस पर मेरे को बोनस देना है, तो पार्टली पेड को क्या बनाना पड़ेगा, फुल्ली पेड करना होगा। फुल्ली पेड करने के लिए क्या करना होगा, कॉल करना होगा। कॉल करने का एंट्री लास्ट चैप्टर में सिखा दिया था, तो ये 2 एंट्री आप करेंगे। लिखो पॉइंट नंबर 1, इफ शेयर्स आर पार्टली पेड,
इफ शेयर्स आर पार्टली पेड, जिन पर बोनस इशू करने जा रहे हो वो शेयर्स पार्टली पेड है। तो हम लोग दो एंट्री करते थे, याद है? पहले फाइनल कॉल मेड, उसके बाद पैसा रिसीव। फाइनल कॉल मेड और दूसरा फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। मेरे को दोनों का एंट्री तुम करके दिखाओ, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने लास्ट चैप्टर में आपको यह चीज सिखा दी है। इंद्र, एंट्री लिखिए आप लोग। ब्लैक पेन दीजिए ना। कॉल को ड्यू करने का एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। किसी बच्चे को इस एंट्री में दिक्कत? एकदम बेसिक जर्नल एंट्री है कॉल करने का। कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पैसा आएगा तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये वाला जो काम होता है ना, ये भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोलती है तेरे को नहीं देना, हम तेरे को बोनस देंगे और बोनस के साथ साथ ये भी फाइनल कॉल भी फुल्ली पेड करवा देंगे हम रिजर्व से। इसको हम लोग बोलते हैं बोनस कॉल। बोनस दो तरीके का होता है, एक बोनस शेयर जहां पे नया शेयर इश्यू होता है, एक बोनस कॉल जहां पर कोई नया शेयर इश्यू नहीं होता है, आपका पार्टली पेड को कंपनी फुल्ली पेड शेयर में कन्वर्ट कर देती है यूजिंग रिजर्व। यानी तुमको बोलेगी तुमको पैसा देने का दरकार नहीं है, हमने तुम्हारा 8 रुपया वाला शेयर अपने आप क्या बना दिया, 10 रुपए वाला, एंजॉय करो लाइफ। तो कल की क्लास में हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे कि ये फुल्ली पेड वाला काम बोनस के थ्रू किया जा सकता है। इसमें भी हम लोग चाहे तो पैसे ना ले, कंपनी बोल रही है हमको 12 रुपए का बोनस देना है, तो कंपनी ने बोला 2 रुपए का ये दे दो और 10 रुपए का एक नया शेयर इश्यू कर दो, तो पर शेयर कितना हो गया, 12 रुपए का बोनस हो गया। तो कंपनी के पास अगर रिजर्व बहुत 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 ज्यादा है तो फिर कंपनी बोलती है हम इसको भी रिजर्व से ही फुल्ली पेड करवा देंगे, आपको इसके लिए भी पैसा देने का जरूरत, मतलब आपको डबल डबल बेनिफिट दे रहे हैं। एक पार्टली पेड को फुल्ली पेड बना दिए फ्री में और उसके ऊपर आपको एक नया शेयर भी हम इश्यू करेंगे। तो जब कंपनी फ्री में पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाती है हम लोग उसको बोलते हैं बोनस कॉल। क्या बोलते हैं, बोनस कॉल। डन है बात, ये कल पढ़ेंगे, आज नहीं। पहला एंट्री क्लियर है क्या आपको? ये जरूरी नहीं है हर बार हो, ये सिर्फ तब होगा जब शेयर्स आर पार्टली पेड। अगर शेयर पहले से फुल्ली पेड है तो ये एंट्री करने का जरूरत, तो ये बोनस का एंट्री नहीं है, ये पार्टली पेड को फुल्ली पेड करने का एंट्री है। एंट्री नंबर 2, बोनस डिक्लेयर्ड। बोनस डिक्लेयर्ड, कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया है, बोला हम अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देंगे। बोनस कहां से दिया जाता है रे, रिजर्व्स। पहले तुमको बेसिक एंट्री सिखाता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में बेसिक एंट्री लिखोगे। लेफ्ट हैंड साइड में एंट्री होता है रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। रिजर्व को डेबिट क्यों किया कोई बताओ भैया? अगर रिजर्व्स को हम लोग यूज करेंगे, रिजर्व्स कम हो जाएगा तो उसको डेबिट करना पड़ता है। रिजर्व्स हैव क्रेडिट बैलेंस, कम करना है तो डेबिट कर देंगे। टू बोनस टू शेयर होल्डर, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। ये शॉर्टकट एंट्री है रे, शॉर्टकट एंट्री। हम लोग ऐसा एंट्री नहीं करेंगे, ये समझने के लिए बता रहा हूं। एक साइड कंपनी अपना रिजर्व यूज करेगी और ये कंपनी का अब ऑब्लिगेशन है कि कंपनी को अपने शेयर होल्डर को फ्री में शेयर देना पड़ेगा। तो एक हो गया कंपनी का रिजर्व यूज, दूसरी जगह ये कंपनी का लायबिलिटी, क्योंकि कंपनी को अब शेयर होल्डर को क्या देना पड़ेगा, नया शेयर देना पड़ेगा। दूसरा एंट्री पता है क्या होगा, इसके अगेंस्ट कंपनी शेयर इश्यू करेगी। जब शेयर इश्यू करेगी तो एंट्री बोल, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और शेयर इश्यू करेंगे तो क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये दो एंट्री होता है टोटल बोनस में, बोनस शेयर इशूड। पहला एंट्री होता है रिजर्व से पैसा सेट असाइड कर लो, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस, और दूसरा एंट्री होता है बोनस शेयर इशू कर दो, बोनस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये आपका मेन एंट्री हो गया, इसमें अभी लिखवाना बाकी है, ये मेन एंट्री हो गया। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
पहले बताओ बेसिक जर्नल समझ में आया? अगर इन दोनों में बोलूं क्या कॉमन है? बोनस। अगर बोनस बोनस कट गया तो क्या बचेगा? रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल। तो हमने पहली बार बोला था कि रिजर्व्स कम हो जाएगा, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। रिजर्व कम होगा तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री अगर मिला के करना चाहो तो एक ही एंट्री होता है, रिजर्व टू कैपिटल, बट मिला के करना एग्जाम में अलाउड नहीं है। एग्जाम में दो दो करना पड़ेगा। क्यों? डिक्लेयर किसी और दिन होता है और फाइनली इशू किसी और दिन होता है, इसीलिए आपको दोनों जर्नल एंट्री करना होगा एग्जाम। डन है बात। अब रिजर्व तो बहुत सारे यूज कर सकते हैं, हम लोग को लाइन लाइन यूज करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन। सबसे पहले पता है कौन सा रिजर्व यूज होगा? सीआरआर। क्यों ये यूज होगा? इसका सिर्फ एक पर्पस है। अगर सिर्फ एक पर्पस है तो जब वो पर्पस आ गया उसको यूज करके कंप्लीट कर दो। दूसरा रिजर्व यूज होगा कैपिटल रिजर्व। इसका भी सिर्फ एक पर्पस होता है, राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस, इसको यूज कर लो पहले। तीसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसका 5 पर्पस होता है, बीपी, डीबीपी। और लास्ट फ्री रिजर्व, इनका तो कोई पर्पस ही नहीं है, जब इच्छा तब यूज कर लेना। पहले जीआर और उसके बाद पीएल, पहले जीआर उसके बाद पीएल। टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। ये सीक्वेंस हमेशा फॉलो करना है, सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है, हमेशा यही फॉलो करना है। अगर कोई बच्चा हड़बड़ी में पहले जनरल रिजर्व से दे के आ गया, एग्जाम में मार्क्स 0 हो जाएगा। पहले जनरल रिजर्व से क्यों नहीं देना? एक प्रूडेंट डिसीजन है। पहले अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व है उनको खत्म करो, क्योंकि उनका काम ही लिमिटेड है। फिर जो बचा वो फ्री रिजर्व से लो। फ्री रिजर्व को पहले हम लोग यूज नहीं करते हैं। देन है क्या बात? कोई भी चैप्टर में जहां रिजर्व्स का यूज होगा हम लोग हमेशा यही चीज यूज करेंगे। पहले यूज करेंगे स्पेसिफिक रिजर्व, फ्री यूज करेंगे फ्री रिजर्व। एक बार चेक कर लो, ये सीक्वेंस याद रहेगा। सबसे पहले सीआरआर, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व, फिर पीएल। पहले जनरल रिजर्व फिर पीएल। अब एक चीज, इन दोनों को तभी यूज करना है जब रियलाइज्ड इन कैश हो। ये कौन बोला बता? सेबी रेगुलेशंस। लिख लो रियलाइज्ड इन कैश। जगह कम है तो ऊपर नीचे एरो करके लिख लो। यहां पे हमारा जर्नल एंट्रीज खत्म होता है बोनस शेयर्स के लिए। ऐसे एंट्री सिर्फ 2 ही है, बोनस डिक्लेयर किया और बोनस इशू किया। ये पहला वाला 2 एंट्री तो चिंदी टाइप का था जो लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। नया एंट्री सिर्फ 2 ही पढ़े, पहले बोनस डिक्लेयर हुआ आउट ऑफ रिजर्व, फिर बोनस इशू किया गया। शॉर्ट में एंट्री बोलो तो जब डिक्लेयर किए, रिजर्व से पैसा निकाले, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस, फिर इशू किए तो बोनस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एंट्री यही होता है, रिजर्व टू बोनस, बोनस टू कैपिटल। अब उस रिजर्व में क्या क्या यूज करेंगे वो आपको अलग से सीखना चाहिए। डन है क्या बात? बोनस हमेशा एक रेशियो के फॉर्म में दिया रहेगा। किस फॉर्म में? रेशियो। उस रेशियो को पढ़ोगे कैसे? जैसे मान लो बोला 3:4 रेशियो, 3 for every 4। नीचे नोट करके लिखो, नोट। बोनस शेयर्स टू बी इशूड, बोनस शेयर्स टू बी इशूड इज जनरली एक्सप्रेस्ड, bonus shares to be issued is generally expressed in terms of a ratio, in terms of a ratio, full stop। example लिखना 2:3 रेशियो या 2:3 बोनस। एग्जाम्पल 2:3 बोनस, डैश करके लिखो अच्छे से। 2 बोनस शेयर्स, 2:3 बोनस, डैश करके लिखो। 2 बोनस शेयर्स फॉर every 3 shares held, 2 bonus shares for every 3 shares held। फिर बोल रहा हूं, हिंदी में मत बोलना, हिंदी में उल्टा हो जाता है। ऐसे 2 for every 3 हिंदी में हो जाएगा 3 के लिए 2। तो बार बार उल्टा करने का फायदा नहीं है, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। सिर्फ इंग्लिश में इसको पढ़ना है। 2:3 मीन्स 2 for every 3। 4:5 4 for every 5। जिसके पास 5 शेयर्स है उनको 4 शेयर का बोनस मिलेगा।
डन है क्या बात? ठीक है, आज का ज्ञान यही कंप्लीट करते हैं, कुछ सम्स करेंगे हम लोग। ज्ञान बोला, ज्ञान, क्लास नहीं बोला। हाँ, ऐसा बहुत बार होता है, मैं कुछ और बोलता हूं, बच्चे कुछ और इंटरप्रेट कर लेते हैं। पेज नंबर 7, छोटू छोटू सवाल होता है, एक के 5-5 मिनट में सवाल खत्म होते जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में आ जाता है तो फुल में फुल मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करते हैं, सब लोग आएंगे। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2015। कंपनी का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तुमको कुछ आइटम्स दिया हुआ है। पहला आइटम 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 4 लाख। 40,000 शेयर है, 10 रुपए वाले, 4 लाख के। आगे CRR 55,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000, प्लांट रीवैल्यूएशन रिजर्व 15,000। ये तो सौतेला रिजर्व है, इनको हम लोग कोई भी काम में यूज, रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम सौतेला रिजर्व बोलते हैं। ये प्रॉफिट तो है बट अपना अभी तक नहीं हुआ है, ये तभी अपना होगा जब वो एसेट फाइनली बेचा जाएगा। अभी तक ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। डन। कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, एक्ट में कहीं पे भी पढ़ोगे ना, बोलेगा एक रिजर्व नहीं लेना है, वो कौन सा रिजर्व होगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व। एकदम कॉन्फिडेंट रहना कि वो रिवैल्यूएशन ही होगा। डन। आगे कैपिटल रिजर्व, ध्यान से दिया हुआ है 15,000, जिसमें से लिखा है 5,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। एक बात बता ना, मशीनरी को अगर बेचेंगे तो कैश आएगा, हाँ या ना? मतलब ये जो 5,000 का प्रॉफिट है ये कैश में कमाया हुआ है। बैलेंस 10 के लिए कुछ नहीं बोला तो वो कौन सा होगा? नॉन कैश। कौन सा होगा? बोला 15,000 का टोटल कैपिटल रिजर्व है, जिसमें 5,000 मशीनरी बेच के आया है, 10,000 इधर उधर से आया है। मशीनरी बेच के जो पैसा आएगा वो तो कैश में कमाया हुआ है, तो वो कैश प्रॉफिट है, उसको छोड़ के बैलेंस 10,000 क्या हो जाएगा? नॉन कैश। बोनस देते समय कौन सा यूज करोगे? कैश वाला, यानी कितना हजार? 5,000। 10,000 यूज नहीं करेंगे। जनरल रिजर्व सरप्लस, सरप्लस का दूसरा नाम पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट को हम लोग सरप्लस भी बोलते हैं। 2 वर्ड होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स होता है जो पैसा आपने प्रॉफिट से हटा के कहीं और डाल दिया रिजर्व में। सरप्लस होता है जो पैसा अभी भी पीएल में बचा हुआ है, जिसको आपने अभी कहीं अप्रोप्रिएट नहीं किया। आगे द कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर्स, ध्यान से, एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स। रेशियो बोल 1:4। कंपनी बोल रही है हम 1:4 बोनस इशू करेंगे। अब देख कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर्स कितना है, ऊपर जाओ 40,000, उस पर हम 1:4 बोनस देंगे तो कितना बोनस देंगे? 10,000 शेयर का बोनस देंगे। 10,000 शेयर्स है, अगर अमाउंट पूछू तो 10,000 इंटू 10 रुपया फेस वैल्यू, 1 लाख रुपए का बोनस देंगे। आगे फॉर दिस पर्पज इट decided that there should be minimum reduction in the free reserve। बोल रहा है फ्री रिजर्व में मिनिमम रिडक्शन होना चाहिए। मतलब पहले क्या यूज होगा? स्पेसिफिक रिजर्व होगा, फिर किसको यूज करेंगे? फ्री रिजर्व। तो मैंने ये तो आपको पढ़ाते समय भी बोला कि फ्री रिजर्व कम से कम यूज करो ताकि फ्यूचर में वो और किसी काम में लिया जा सके। बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आप जर्नल एंट्रीज पास करके दो। जर्नल एंट्रीज पता है सिर्फ 2 ठो होगा, क्योंकि शेयर तो पहले से ही फुल्ली पेड है, उसके ऊपर दिमाग लगाने का जरूरत। चलिए जर्नल करते हैं। पहले वर्किंग, हमेशा कुछ बोले ना बोले हमेशा पहले स्पेसिफिक करेंगे, क्योंकि प्रूडेंट वही होता है, रियल लाइफ में भी वही होता है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 7। पहले वर्किंग नोट, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड। अच्छे से लिख के बता कैसे लिखूं। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितना है? 40,000। इस पर कितना बोनस? 1/4 बोनस। तो कितना बोनस शेयर? 10,000 बोनस शेयर। 10,000 बोनस शेयर हम लोग को इश्यू करना है। 40,000 पे 1/4। डन। मेरे को एक चीज बताओ, अमाउंट ऑफ बोनस
बोनस अमाउंट में कितना हो जाएगा? 10,000 शेयर कितने रुपए वाला है? 10 रुपए वाला। तो टोटल बोनस हो गया कितने का? 1 लाख का। 10,000 शेयर 10 रुपए वाला, तो टोटल बोनस हो गया 1 लाख। पहले बताइए, वर्किंग आपको समझ में आया? सीएस का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर में यही आ सकता है कि इतना कंपनी के पास शेयर्स है, इतना रेशियो में बोनस देना चाहता है, बताओ कितना बोनस शेयर होगा। तो पहला सीएस के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड। अब जर्नल, कंपनी का नाम भारत लिमिटेड, जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट सीएमए के लिए, सीएमए, सीएस को फॉर्मेट याद नहीं करना, सीएमए के लिए डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, जानते हैं तो एकदम। हाँ, मेरे को बोलिएगा मत सर फॉर्मेट तो क्लास में किए ही नहीं थे। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। डेट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, डैश। अब मेरे को 1 लाख का रिजर्व यूज करना है। पहले बताओ कौन सा रिजर्व यूज करूंगा? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सीआरआर अकाउंट डेबिट। कितना है हमारे पास? 55,000। और कितना चाहिए? 45। इसके बाद किसको यूज करोगे? कैपिटल रिजर्व, सिर्फ कैश वाला पोर्शन 5,000। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000। देख टोटल कितना हो गया? 90। और कितना चाहिए? 10,000। किसको यूज करोगे? जनरल रिजर्व को। बैलेंसिंग फिगर कितना चाहिए? 10,000। 1 लाख का बोनस देना है, 90,000 स्पेसिफिक रिजर्व से आ गया, तो 10,000 मेरे को फ्री रिजर्व से लेना पड़ेगा। 2, बोनस टू शेयर होल्डर्स। कितने रुपए का बोनस है? 1 लाख का। पहले 1 सेकंड चेक कर लो, बात ये समझ में आई कि नहीं। मेरे को 1 लाख रिजर्व से निकालना है बोनस के लिए। अब 1 लाख में पहले मैं यूज करूंगा स्पेसिफिक रिजर्व 55, 560 और 30, 90। 1 लाख में अगर 90 स्पेसिफिक रिजर्व से आ गया तो बैलेंस कितना चाहिए? 10,000। ये मैंने जनरल रिजर्व से निकाल लिया। डन। दूसरा एंट्री, एक बार इसका नरेशन, बीइंग बोनस डिक्लेयर्ड, एकदम बेसिक। नेक्स्ट, बोनस शेयर इश्यू करेंगे, शेयर इश्यू करेंगे तो जर्नल एंट्री, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बीइंग बोनस शेयर इशूड, बीइंग बोनस शेयर इशूड। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। पहले मैंने रिजर्व से प्रॉफिट सेट असाइड किया, पैसा सेट असाइड किया फॉर बोनस, फिर बोनस शेयर इशू कर दिया। 2 एंट्री करना है, सिर्फ कर पाएंगे। अब सीएस सुनिए, सीएस आपके एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना मेरे को लगता है और जितना प्रूडेंट है, कि इंस्टीट्यूट आपको जर्नल एंट्री पूछे क्या होगा और एबीसीडी में जर्नल एंट्री लिख के दे, वो बहुत इजी हो जाएगा, वो आप ऐसे ही कर देंगे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखो कैसा आ सकता है, पूछेगा कि बोनस देने के बाद बताइए कैपिटल क्या होगा कंपनी का। पहले कितना था? 4 लाख। अभी और कितना आ गया? 1 लाख। तो कितना हो जाएगा? 5 लाख। भैया हमको एंट्री करने के बाद समझ में आएगा। नहीं रे, इधर लिखा था ना तुमने 10,000 शेयर, तो 40,000 के ऊपर और 10,000 हो गया, तो शेयर्स कितना हो गया? 50,000। तो कैपिटल कितना हो गया? 5 लाख। पूछेगा बोनस के बाद सीआरआर कितना बचेगा? 0, क्योंकि 55 से 55 यूज कर लिए। बोनस के बाद कैपिटल रिजर्व कितना बचेगा? 10,000, क्योंकि 15 में सिर्फ 5 यूज किए तो 10 बचेगा। बोनस के बाद जनरल रिजर्व कितना बचेगा? 95,000। 1,05,000 था, 10,000 यूज किया तो 95 बचेगा। ऐसा क्वेश्चन सीएस को एग्जाम में पूछा जाएगा।
जहां पर वो बोलेगा कि बोनस के बाद इफेक्ट बताओ कैपिटल रिजर्व्स पर क्या हुआ, बताओ बोनस के बाद बैंक बैलेंस में क्या चेंज होगा, कोई चेंज नहीं। बोनस में तो बैंक का कोई काम ही, अनलेस द फुल्ली पेड पार्टली पेड शेयर्स आर मेड फुल्ली पेड, उसको छोड़ के बैंक कहीं पे भी नहीं आएगा। डन है क्या? इस टाइप से क्वेश्चन आपको फ्रेम करके एग्जाम में दिए जाएंगे। हम लोग जब एमसीक्यू करेंगे तब तो करेंगे ही, बट एक बार जब चैप्टर कर रहे हैं तो भी आप इन पे सोचिएगा, क्योंकि एग्जाम में इन चीजों पर ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। डन। क्वेश्चन 2 आपका होमवर्क रहेगा, एकदम सेम क्वेश्चन है, होमवर्क रहेगा। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे फॉर दी क्लास, क्वेश्चन 3। पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ प्रीत लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2015। ऑथराइज्ड कैपिटल 15,000 प्रेफरेंस शेयर, 1,50,000 इक्विटी शेयर। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल। बैलेंस शीट में ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं दिखाते, बैलेंस शीट में तो पेड अप कैपिटल आता है। कौन सा कैपिटल? सिखाया था आपको, लेयर्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ाया था, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, और बोला था बैलेंस शीट में कैपिटल हमेशा पेड अप वाला आएगा, ऑथराइज्ड कोई काम का नहीं है। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में 12,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपया वाला फुल्ली पेड, 1,35,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया वाला 8 पेड। मतलब इस बार जो शेयर्स है पार्टली पेड है, बोनस देने से पहले 2 रुपया मंगवाना होगा, तब जाके वो फुल्ली पेड होगा और तब जाके हम उस पर क्या इशू करेंगे? बोनस शेयर्स। आगे रिजर्व सरप्लस दिया है, जनरल रिजर्व, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 15 द कंपनी हैज मेड अ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ऑन 1,35,000 इक्विटी शेयर्स। इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता जो तुमको बता दे कि कर लेना। नहीं तो क्वेश्चन चाहता तो साइलेंट भी रह सकता था और तुमको करना पड़ता, क्योंकि बिना फुल्ली पेड के बोनस नहीं दे सकते। तो जब क्वेश्चन खुद से बता दे, दैट इज अ वेरी गुड साइन, क्वेश्चन इजी है। आगे, द call money was received by 20 April. Thereafter, the company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares held. सुन, बोनस किस पर दोगे? इक्विटी पर कि प्रेफरेंस पर? इक्विटी पर। एक बार इक्विटी का शेयर्स देखो, शेयर्स इशूड शेयर 1,35,000, उस पर अगर 1:4 बोनस देंगे तो कितना बोनस देना पड़ेगा? 1:4 बोनस देंगे तो कितना बोनस देना पड़ेगा? 33,750, इतना हमको बोनस देना होगा। ये शेयर्स है, अगर अमाउंट पूछू तो इंटू 10, 3,37,500। पहले बोलिए ये वाला बेसिक काम कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वर्किंग नोट लिखेंगे, पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, बोनस कितना देना है। पेज 8 क्वेश्चन 3, वर्किंग नोट 1, number of bonus shares to be issued। बोल, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स कितना है? 1,35,000, उस पर कितना बोनस? 1/4। तो तुमने मेरे को बोला 33,750। तो अमाउंट ऑफ बोनस इशू, amount of bonus issue 33,750 into 10, बोलो 3,37,500, 3,37,500। पहले ये बेसिक काम अब आपको समझ में आ गया, कितना शेयर देना और कितना बोनस का अमाउंट होगा। प्रीत लिमिटेड जर्नल, पहला काम आपको करना होगा, पार्टली पेड को फुल्ली पेड करना होगा। कॉल कब किया गया? 1 अप्रैल। कॉल करने का एंट्री आप करेंगे, मेरे को नहीं आता।
कॉल करने का एंट्री करें। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर पे कितना रुपया रे? 1,35,000 शेयर्स पे 2 रुपया, 2,70,000। 1,35,000 पे 2 रुपया, 2,70,000। बीइंग फाइनल कॉल मेड, पैसा आएगा जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 270 ये आपको बेसिक जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 63 बोला कि बोनस सिर्फ फुल्ली पेड शेयर्स पे इशू किया जा सकता है। डन। अब हम लोग बोनस शेयर्स इशू करेंगे। बोनस शेयर इशू करने से पहले हमको रिजर्व से प्रॉफिट सेट असाइड करना पड़ता है। जर्नल एंट्री, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। सुन कौन कौन सा रिजर्व, ध्यान से। सबसे पहले CRR अकाउंट डेबिट, कितना? 60,000। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 37,500। फिर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 180। अभी देखो कितना कम पड़ रहा है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होने से चलेगा, PL से निकाल लेंगे। 60,000 मेरे को चाहिए 337,500 माइनस 60,000 माइनस 37,500 माइनस 1,80,000। मेरे को और 60,000 रुपए की दरकार है। कितने की दरकार है? 60,000। वो कहां से निकलेगा बताओ? PL से। बैलेंसिंग फिगर 60,000, PL से बैलेंसिंग फिगर 60,000। टू बोल क्या आता है? बोनस टू शेयर होल्डर्स 337,500। मेरे को 337,500 का बोनस देना है। हमने रिजर्व से पैसा सेट असाइड करना शुरू किया। पहले CRR, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व, फिर PL। हमेशा सीक्वेंस में चलेंगे, ब्रेक नहीं करना है सीक्वेंस को। अब बोनस शेयर इश्यू करेंगे तो जर्नल एंट्री, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 337,500। जर्नल एंट्री समझ में आया कि नहीं पहले चेक करें। क्वेश्चन में और एक चीज पूछा है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, मतलब बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट होगा वो आपको बताना है। कर रहे हैं, एक सेकेंड रुक जा, एक सेकेंड। पहले बताइए जर्नल एंट्री सबको क्लियर है? अब चलिए इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूं, एक बार वो सिखाऊंगा तब बनाएंगे। अभी सिंपल इफेक्ट समझते हैं। मेरे को बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? पहले नंबर ऑफ शेयर्स बताना। नंबर ऑफ शेयर्स 1,35,000 प्लस 33,750 कितना हो गया? 168,750। कितने रुपए वाले? 10। अब सब फुल्ली पेड है, क्योंकि वो 8 को भी तो मैंने 10 बना दिया, तो सब फुल्ली पेड इनटू 10। इक्विटी कितना हो जाएगा? 16,87,500। थोड़ा सा एक ऑथराइज्ड कैपिटल को देखो और कुछ बोलो। एक्सीड हो गया है तो पता है एज अ गुड स्टूडेंट आपको एक नोट लिखना चाहिए। क्या? कि ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा इशूड शेयर कैपिटल हो गया है। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी ने रेजोल्यूशन पास करवा दिए होंगे अपनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऐसा नहीं है कि पूरा लाइफ भर फिक्स रहेगा, ये टाइम टू टाइम अगर आप चाहो तो मेमोरेंडम को ऑल्टर करवा के बढ़ा सकते हो। हम बोलेंगे कि हम अज्यूम करते हैं कि कंपनी ने रेजोल्यूशन पास करके अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा लिया होगा। कितना से?
187,500 जितना एक्स्ट्रा चाहिए, अभी 15 लाख है बट मेरा चाहिए कितना 1687,500, तो कितने से बढ़ाना होगा 187,500। तो मैं बोलूंगा कंपनी ने ये काम कर लिया है, हमने ये अज्यूम किया है, अदरवाइज ये जो सोल्यूशन कर रहे हैं ये कोई काम का नहीं है। ये तो गलत हो गया ना, ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा तो कभी पेड अप कैपिटल हो ही नहीं सकता। ये है तो मेरे को एक बार लिखना पड़ेगा, अज्यूमिंग द कंपनी हैज पास नेसेसरी रेजोल्यूशन टू इंक्रीज इट्स ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। लिखो यहीं पे, अज्यूमिंग कंपनी हैज पास्ड नेसेसरी रेजोल्यूशंस टू इंक्रीज its authorized share capital, authorized equity share capital लिखना, by rupees 187,500। 187,500 कैसे आया ये सोचना है। 1687,500 चाहिए जबकि है कितना 15 लाख, तो कितने से इंक्रीज करे 187,500। डन। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में बताओ क्या होगा, नो चेंज, कुछ नहीं, जैसा वैसा ही रहेगा, तो कुछ मत लिखो। सीआरआर बोलो कितना हो जाएगा 0, सिक्योरिटीज प्रीमियम 0, जनरल रिजर्व 0। मेरे को सिर्फ बताओ पीएल का बैलेंस क्या बचेगा, 3 लाख माइनस 60,000 दैट इज 2,40,000। सीएस में भी ऐसा टाइप का एमसीक्यू आएगा, बोलेगा आफ्टर बोनस बताओ शेयर कैपिटल कितना होगा। बताइए जर्नल एंट्री और इफेक्ट ऑन कैपिटल एंड रिजर्व्स क्लियर है आपको। डन। होमवर्क सिर्फ रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। आज के लिए सिर्फ इतना ही।